गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शाहरुख अंसारी कैजन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों साइंस का पेपर हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का, और पेपर जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इजी आया है। अब कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो बहुत ही इजी एमसीक्यू पोर्शन भी जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, वो एमसीक्यू पोर्शन भी बड़ा ही इजी इन्होंने दिया हुआ था। कुछ एक आध क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं था। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारे एमसीक्यूज। आप लोग अपने आंसर्स को मेरे द्वारा दी गई इस आंसर की से एक बार मैच कर लीजिएगा। मेरे पास आज ये जो पेपर है ये सेट नंबर 2 है, जो मुझे मिला है एक बच्ची से, वो सेट नंबर 2 ही है मेरे पास। तो देरी किए बिना बच्चों हम आते हैं सेक्शन ए पर सीधा सीधा, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पर ये जो 4 स्ट्रक्चर आपको दी गई हैं ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स में इन्होंने कुछ रिलेशन आपको बोला है कि कौन से हाइड्रोकार्बन आपस में रिलेटेड है। इनमें से 2 स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर बताने हैं जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलर वे में हमें डबल बॉन्ड यहाँ चौथे स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आपको क्लोरीन एटम यानी कि हेलोजन लगा हुआ मिल जाता है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हेलोजन नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ नंबर 2 और नंबर 3 स्ट्रक्चर की, तो हम लोग देख सकते हैं दे बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर भी 4 कार्बन की हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर भी हमें 4 कार्बन की हाइड्रोकार्बन देखने के लिए मिल रही है। इसका नाम है ब्यूटेन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 मिथाइल, ये 2 सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इन दोनों में हम देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम आएगा, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो बच्चों डिफरेंट होगा। तो इस लिहाज से ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं और हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो होगा नंबर 2 और नंबर 3 वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपको बताई गई है वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो यहां पर आप लोग पढ़ेंगे एक एक ऑप्शन को करके, क्या ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है वो एडिशन है? हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, बिल्कुल ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अभी तक तो दोनों हमारी जो स्टेटमेंट आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है, तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। द प्रॉपर्टी कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। यहां पर जो है हमें सिंगल बॉन्ड मिल जाएंगे, जब एडिशन हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आ रहा है स्टेटमेंट। अगर हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन कि जो एडिशन रिएक्शन होती है क्या ये किसी ऐसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जो एसिड है, तो ये वाली जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए जो होगा वो ऑप्शन डी होगा बच्चों। जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक केमिकल इक्वेशन जहां पर कि आपको एल्यूमिनियम की रिएक्शन दिखा रखी है, किसके साथ? वाटर के साथ, जिसमें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को इसको बैलेंस करना है और इसमें कुछ नहीं करना। तो अगर मेरे पास यहाँ 2 क्या है, एल्यूमिनियम एटम है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम मैं देखता हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर मुझे यहाँ 3 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरफ रिएक्टेंट में मैं यहाँ वाटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 है। बट अब यहाँ पर मेरे 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो इनको अगर मुझे पूरा 6 करना है तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी चीज की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो अगर हम देखें 2 3 1 और 3, ये कॉम्बिनेशन हमें 2 3 1 और 3 कॉम्बिनेशन हमें सी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। देन सी ऑप्शन विल बी द
करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, यहां पर आपको स्टडी करना है इन केसेस को। इसके लिए ये क्वेश्चन ना बच्चों आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आ रखा है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा वहां पर कि कौन सा मेटल एटम जो है वो किस मेटल एटम से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, यानी कि वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है कि शो नहीं कर सकता है, ये हम लोगों को देखना यहाँ पर पड़ता है। तो अगर हम देखें पहली रिएक्शन में जो मैग्नीशियम होता है बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यहां पर हमारा ये करेक्ट होगा, ये हमारा हो जाएगी ये वाली रिएक्शन, ये डिस्प्लेस कर देगा आसानी से। अगर हम देखें लेड आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में लेड का प्लेस जो है वो नीचे है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि लेड कम रिएक्टिव है देन आयरन। इसके बाद एल्यूमिनियम क्या कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है इस रिएक्शन में, तो बच्चों एल्यूमिनियम जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव मेटल एटम देन द एल्यूमिनियम। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें क्या कैल्शियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि कैल्शियम मोर रिएक्टिव होता है जिंक से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। आपने पढ़ी होंगी कार्बोनेट फैमिली होती है, सल्फेट फैमिली होती है, क्लोराइड फैमिली होती है सॉल्ट्स की। तो जो जहां पर एक ही फैमिली के मेंबर होंगे वो हमारा जो है एक सही ऑप्शन निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पहले ऑप्शन में यहां पर ये क्लोराइड फैमिली दे दी, लेकिन बाकी के 2 सल्फेट फैमिली के हैं। यहां पर ये जो 3 सॉल्ट दिए हैं आपको, तीनों ही सल्फेट फैमिली के देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, तो हमारा नो डाउट हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हमें बायोलॉजी पोर्शन से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर नंबर ए पर जो हमें दिया गया है, मैच द कॉलम है, तो मैचिंग हम कर लेते हैं इनकी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म, हमें पता है कि जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की जिसमें कि एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, वो साइट होती है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। तो यहां पर हमारा ए के लिए ए जो हमारा मैच कर रहा है वो किससे, थर्ड कॉलम नंबर 2 में थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसके बाद साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन की जो साइट होती है वो नो डाउटेडली हमारी कौन सी होती है, यूट्रस होता है। तो इम्प्लांटेशन की साइड हमारी कौन हो गई यहाँ पर, यूट्रस। तो सेकंड जो बी पार्ट है वो सेकंड ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो स्पर्म की एंट्री होती है वो वजाइना से होती है, ये भी क्लियर है अनडाउटेडली। यहाँ पर भी हमारा क्या सी जो पार्ट है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से, कॉलम नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, साइट थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल्स जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, तो चाहे वेस्ट का रिमूवल हो रहा हो, न्यूट्रिएंट्स का चाहे ट्रांसफर हो रहा हो मदर बॉडी टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दोनों ही चीजें हमारे जो फीटस होता है उसके अंदर जो शेयर होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डी पार्ट है वो हमारा मैच कर रहा है सीधा सीधा किससे, फोर्थ ऑप्शन से, कॉलम नंबर 2 के। तो अगर हम देखें तो ए हमारा मैच कर रहा है थर्ड से, एक तो बी ऑप्शन में है एक डी ऑप्शन में है। सेकंड देखते हैं बी, बी हमारा मैच कर रहा है नंबर 2 पार्ट से। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा नंबर 2 पार्ट जो है वो यहां ऑप्शन नंबर डी में है, जहां पर हमारा बी स्टेटमेंट कॉलम नंबर 2 के सेकंड पार्ट से मैच कर रहा है। तो अनडाउटेडली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो हाइंड ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे कौन से एक्शंस को, इनवॉलंटरी, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन एक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसे कि एक एक्शन इन्होंने कहा है सलाइवेशन और एक वॉमिटिंग। तो हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्चुअल में, कौन सा पार्ट हाइंड ब्रेन का कंट्रोल कर रहा है हमारे इन दोनों इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो बच्चों हमने ये पढ़ रखा है, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है ये कि जो मेडुला पार्ट होता है वो ही इन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, हिबिस्कस और मस्टर्ड यहां पर हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ऑब्वियस सी बात है जहां सेल्स बहुत तेजी से रैपिड डिवीजन कर रही होती हैं वहां पर एक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज साइटोकाइनेंस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन साइटोकाइनेंस ही होगा।
टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा हुआ है बच्चों ने, रिपीटेड मोड पे इसको पढ़ते हैं। जो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया हम बोलते हैं, तो वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, हमें अमीबा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इनकी मदद से ही, स्यूडोपोडिया की मदद से ही अमीबा अपना फूड कैप्चर कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। यहाँ पर जो आपको लेंथ दे दी है वो कितनी दे दी है, 3L दे दी है। ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R। जहां पर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या दी गई थी आपको, R दी गई थी। बाद में जब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया वायर को, 3L उसकी 3 गुना उसकी लंबाई को बढ़ा दिया है, तो तब आपको नई रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस को हम R डैश मान लेते हैं, और R डैश इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि रो L अपॉन A हमारा जो है फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी L जो है वो कितनी हो चुकी है, 3L हो चुकी है। अगर मैं 3 को यहाँ से बाहर लिख लेता हूं, 3 इंटू रो L अपॉन A, और ये हमारा जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, ये हमारा किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 3 इंटू R, यानी कि यहाँ पर हमें 3R, 3 गुना रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो लेंथ होती है और जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वायर की या किसी भी कंडक्टर की या रेजिस्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। तो अगर 3 गुना लेंथ बढ़ रही है तो 3 गुना ही उसकी कौन बढ़ जाएगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका 3R होगा बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नंबर 1 पहली स्टेटमेंट दी है कि क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है सस्पेंड हो जाती है फ्रीली, अगर हम इसको लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो क्या ये अलाइन हो जाती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अट्रैक्टिव पावर होती है, यानी अट्रैक्ट करती है किसको, आयरन फीलिंग्स को, बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, ये सभी को पता है। तो ये भी करेक्ट है। हमें कौन सा ढूंढना है, जो नॉट ट्रू हो, यानी कि जो इनकरेक्ट हो। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल प्रोड्यूस करती है, ये भी करेक्ट हो रही है। यहाँ पर जो ट्रू नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है, अब कौन सा डी ऑप्शन हमारा बच गया है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल। बिल्कुल, जब हमने बार मैग्नेट पढ़ी थी अपने सिलेबस में, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने पढ़े थे, कौन चलती है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट वो जो चलती हैं वो किस तरफ से किस तरफ रन कर रही होती हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ रन कर रही होती हैं। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर डी में क्या दिया है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ मूव करती है, तो ये यहाँ पर हमारा नॉट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास। वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, यानी कि NW जो आपको दिया है वो कितना दिया है, 4/3, और जो N ग्लास के लिए, जो आपको ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ इनसे इसको, वो आपको कितना दिया है, 3/2 दे रखा है। अब इन्होंने कहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास। VG मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये आपको दिया गया है 2 × 10⁸, यहां पर आपको दे दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को पता ही रहता है कि जो C रहती है हमारी, C हमारी रिप्रेजेंट होती है क्या चीज होती है C, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें अंडरस्टूड है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब मैं ना एक काम करता हूं, मैं इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को, इंडाइसेस को मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और यहाँ मीडियम कौन है, ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ मीडियम है हमारा वाटर। तो यहाँ पर NW जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, C/VW के। इसके बाद नीचे अगर हम देखें यहाँ NG, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख पाएंगे फिर जैसा हमने ऊपर लिखा, बिल्कुल सिमिलर वे में C अपॉन यहाँ आ जाएगा हमारा VG, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब NW की वैल्यू हमारे पास है 4/3 अपॉन, यहां पर NG की वैल्यू हमारे पास है, हमें दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में 3/2 इज इक्वल टू,
c अपॉन वी डब्ल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पहले मैं यहां ऊपर लिख लूंगा, किस चीज की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और अपॉन इसके नीचे में जो वाटर के अंदर स्पीड होती है वो हमें यहां पर क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वही हमें यहां पूछा गया है। अपॉन नीचे यहां पर फिर से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है इनटू द ग्लास वो हमें गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा और इसका यहां नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं तो सॉल्यूशन के बाद आप देखिएगा हमें किस तरह से क्या चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी बच्चों। यहाँ पर भी सिमिलर वे में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में होंगी तो 4 2 सा 8 अपॉन यहाँ पर 3 3 सा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पर वी डब्ल्यू और इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज यानी कि c की वैल्यूज हमारी यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगी, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो हमारे पास बच्चों आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा ये, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो ये आएगा। एक्चुअल में तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 भी यहाँ पर इसके साथ आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कोई गलती इन्होंने की है पेपर बनाते वक्त, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो 9/4 ही हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन, ध्यान देना वेरी फाइन, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि वेरी फाइन पार्टिकल से जब कोई लाइट रे स्कैटर होती है तो मेनली सबसे कम वेवलेंथ वाला ही कलर स्कैटर हो पाएगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की। नेक्स्ट आ जाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता। देखो बच्चों, नंबर ऑफ टर्न से लेकर हर चीज जो नीचे दी गई है ऑप्शन में ये सब पर डिपेंड करता है, ओनली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ही डिपेंड नहीं करेगा। सेट नंबर 1 में यहाँ पर इस ऑप्शन की जगह आपको लास्ट में ऑप्शन दे रखा है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बजाय उन्होंने यहाँ पर आपको रेडियस दिया है, रेडियस दे रखा है, तो चाहे रेडियस दें, चाहे डायमीटर दें, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दें, तीनों के ही केस में यही ऑप्शन होगा। फाइनली रेडियस से भी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही निकाल रहे होते हैं या डायमीटर ही निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान से समझने का है। ए बायोटिक कंपोनेंट के अलावा इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट रिक्वायर नहीं होता एक एक्वेरियम बनाने के लिए जिसमें छोटी हर्बीवोरस जो फिशेज हैं वो मौजूद होंगी, और ये जो एक्वेरियम है ये कैसा होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी खुद से ही ये जो है वर्क कर रहा हो, इसमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा हमें डालने की जरूरत ना पड़े, सेल्फ सस्टेनिंग हो, खुद से मेंटेन हो रहा हो। देखो मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एनर्जी के को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्लांट्स चाहिए, तो यहाँ पर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। टेरेस्ट्रियल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्वेटिक की पड़ेगी, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है, दूसरे की हमें कोई नीड नहीं है। और इन्होंने क्वेश्चन में भी आपको कहा है क्या कि नॉट रिक्वायर्ड वाले बताने हैं हमें, तो एक तो हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट की कोई जरूरत नहीं है, एक्वेटिक प्लांट की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि जो फूड का प्रोडक्शन है वो सही से हो सके उस एक्वेरियम के अंदर। फिर उसको खाने के लिए हर्बीवोरस फिशेस तो यहाँ पर हैं ही। इसके बाद दूसरी चीज, अगर जो न्यूट्रिएंट की साइकिल को चलाना है इसके अंदर, यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन रखना है उस इकोसिस्टम के अंदर, उस एक्वेरियम के अंदर, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो तब उस कंडीशन में डिकम्पोजर बैक्टीरिया का होना भी जरूरी है, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। बाकी हर्बीवोर्स फिशेस तो यहाँ पर हैं ही। इसके अलावा उसमें कंज्यूमर हूं या ना हूं, यानी कि क्लॉन फिशेस और सी अर्चिन एक बार को अगर नहीं भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये जो ऑप्शन आएगा बच्चों, हमारा जो ऑप्शन है वो एक तो जो हमें नहीं चाहिए नॉट रिक्वायर्ड में, एक तो सेकंड और एक फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ हमें डी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा ये पोर्शन सभी बच्चों को पता ही है कि क्वेश्चन जो है हमारा आगे के जो है वो कौन से हैं, 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक एजर्शन रीजन आते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और एक उसका रीजन।
तो उसके ऑप्शंस भी 4 होते हैं यहाँ पर, चारों में से कोई भी एक आंसर होता है इनमें से। तो पहले फर्स्ट वाले को ही हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे जितने भी राइटिंग के और बात करने के यानी टॉकिंग के जो एक्शंस होते हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअल में हमारी मसल्स से कम्युनिकेट करके उनको चला रहा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रीजन, क्या इस बात का रीजन है, ये चेक कर लेंगे कि क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या वो हमारा पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है? हाँ बिल्कुल बनाती है, ये भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी लिंक नहीं है इस बात से यानी एजर्शन से, ये एजर्शन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो 17 के लिए ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18th क्वेश्चन पर, यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। बिल्कुल हमें पता है कि प्लास्टिक तो अच्छी नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए, तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें रिकमेंड भी किया जाता है। अवर एनवायरनमेंट में ये पढ़ाया भी गया है कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन का नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो जूट बैग्स होते हैं शॉपिंग के लिए वो रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन, बिल्कुल ट्रू बात है, वो रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन को। जूट बायोडिग्रेडेबल होता है और इसके बैग को रीयूज भी किया जा सकता है जब भी नीड पड़ती है। तो बिल्कुल इसीलिए जो है शॉपिंग बैग के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कि 18th का जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे हैं। 19th क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये ट्रू है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो रिमूव नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। तो अगर ये वाला ऑप्शन हम देखें कहां पर हमें मिलेगा देखने के लिए ऑप्शंस में से, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहां पर हमारा इस 19th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में बताया है क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रू बात है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सॉरी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को, तो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने यहाँ पर आपके डिस्कस कर लिए हैं बच्चों सभी एमसीक्यूज। ये सेट 2 था मेरे पास, सेट 1 और सेट जो 3 है उनमें भी कुछ एक आधी क्वेश्चन अलग होंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग यहाँ सेंटर पर आकर के हम लोगों से समझ सकते हैं एक बार। बाकी के पोर्शन भी इस पेपर के अंदर बहुत अच्छे आए हुए थे। कुछ बच्चों को एक आध केस स्टडी के अंदर कोई डाउट थे तो वो मुझसे आकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।